हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 42 फॉर द क्लास 9 साइंस और ये है आपकी 9 अक्टूबर की वर्कशीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, दोनों मीडियम्स को हम साथ लेके चलते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट जिसका टॉपिक रहेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन हमारा चैप्टर चल रहा था, बल तथा गति के नियम, और आज का जो टॉपिक है वो है संवेग संरक्षण का नियम। तो बेटा ये जो चैप्टर है वो फिज़िक्स से है और इससे आप देखोगे डेली लाइफ के बहुत सारे आपके होने वाली जो भी चीज़ें हैं वो इस कॉन्सेप्ट से काफ़ी हद तक आपको रिलेटेड नज़र आएंगी। तो ये जो टॉपिक है वो पढ़ना भी इम्पॉर्टेंट है ताकि आपको अपने आसपास होने वाली चीज़ों के बारे में पता चले कि वो कैसे होती हैं, क्यों होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ज्ञान और जिज्ञासा हमारे लिए क्या लेकर आए हैं। तो ज्ञान ने पूछा, जिज्ञासा दीदी, वाई डज गन रिकॉइल इन बैकवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम इट। तो वो पूछता है कि दीदी बंदूक से जब हम गोली छोड़ते हैं तो वहाँ पीछे की ओर धकेलने का हमें एक फोर्स महसूस होता है, एक प्रतिक्षेपित होती है वो पीछे की ओर। ऐसा क्यों होता है? जैसे ही हमने गन को शूट किया तो गोली आगे की तरफ जाती है और गन एकदम से पीछे की तरफ धक्का देती है। तो इसका कारण क्या है? और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी डेली लाइफ में, आप उनको मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्ञान, this can be easily be explained by the law of conservation of momentum which is based on Newton's third law of motion। तो जिज्ञासा दीदी ने बोला कि ज्ञान, इसे हम संवेग संरक्षण के नियम यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आसानी से समझ सकते हैं, जो कि गति के तीसरे नियम पर आधारित है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है ये किस लॉ पर आधारित है? ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ पर आधारित है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या होगा कि जो सम ऑफ मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स है बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन प्रोवाइडेड देयर इज नो एक्सटर्नल बैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन देम। इसका मतलब क्या है कि बेटा इस नियम के अनुसार दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने से पहले और टकराने के बाद बराबर ही रहता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य ना कर रहा हो। ओके, तो इनका मतलब क्या है कि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो किन्हीं भी दो चीज़ों के कॉलिजन के टाइम पर, ये यहाँ पर यूज़ होने वाला लॉ है। जब भी कॉलिजन होगा तो होगा क्या कि हम इस सिस्टम में, ये जो हमारा सिस्टम होगा कि जिसके अंदर दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कोलाइड करेंगी, टकराएंगी, इस सिस्टम में हम ऐसा मान के चलते हैं कि यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल, कोई भी बाहरी या कोई भी अनबैलेंस्ड यानी कि असंतुलित बल नहीं है। आपको पता है ना कि अगर हमें किसी वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह पर उसकी स्थिति को बदलना हो, फोर्स लगा रहे हैं हम, तो उसकी जो स्थिति है वो किस वजह से बदलती है? हमें थोड़ा सा अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना होता है। ठीक है, तो इस केस में ये जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लेंगे जिन भी केसेस में, वहाँ पर हम ऐसा मान के चलते हैं कि यहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई भी बाहरी फोर्स नहीं है और कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है। इसमें फ्रिक्शनल फोर्स भी, जो हमारा घर्षण वाला बल था, वो भी हम इसमें नहीं मान रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक सीधी सी बात लिखी है कि जब टोटल मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स इज़ अनचेंज्ड और कंजर्व्ड बाय द कॉलिजन। इसका मतलब क्या है कि जब हम ऐसे गोली छोड़ने पर, बंदूक गोली पर बल लगाकर उसे त्वरित करती है, तो ऐसे टाइम पे हमें ये पता चला कि जो कुल संवेग होगा ये हमेशा शून्य होगा या संरक्षित रहेगा। ठीक है, तो आफ्टर कॉलिजन और बिफोर कॉलिजन, टकराने से पहले और टकराने के बाद जो मोमेंटम रहता है, जो संवेग रहता है, वो क्या रहेगा बेटा? वो सेम रहेगा, वो बदलेगा नहीं, वो संरक्षित या फिर शून्य रहेगा, उनके बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो अब आपको एक समीकरण दे रखे हैं और उस समीकरण को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं वो आपको इसमें समझाया गया है। तो हम चलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वे में इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं अपनी स्लाइड्स पर। तो यहाँ मैंने अपना एक फर्श ले लिया, यानी कि मैंने एक लाइन ले ली है। अब मुझे चाहिए एक बॉल और एक और दूसरी बॉल, ताकि मैं इनके बीच में एक कोलिजन करा सकूँ, एक टकराव करवा सकूँ। समझ आ रहा होगा आपको बेटा कि मैं यहाँ पर दो बॉल्स का एक कोलिजन करवाने वाली हूँ। अब यहाँ देखो, मैंने इस बॉल का नाम रख दिया ए और दूसरी बॉल का मैंने नाम रख दिया बी। और जो पहले वाली बॉल है उसका जो मास है यानी कि उसका द्रव्यमान जो है वो मैंने लिख दिया ma। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी इसको साथ साथ समझते चले जाएंगे। और जो बी है उसका भी मैंने मास लिख दिया कि ये इसका जो मास है वो कितना है? mb है। ओके, इसका द्रव्यमान mb है, ये हमें पता चल गया। अब उसके बाद मुझे इनका कॉलिजन कराना है तो मुझे इनको थोड़ी सी गति देनी होगी और ये आपस में दोनों बीच में जाकर टकराने की कोशिश करेंगी। जब ये चलेगी तो इसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी? जो इसकी इनिशियल
जो इसकी वेलोसिटी होगी वो u से हम शो कर रहे हैं। इसी तरीके से दूसरे वाली बॉल की भी हमें इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, जो इसका प्रारंभिक वेग होगा वो ub होगा और इस दूसरे वाली का ua होगा। गुड, ओके। अब आगे चलते हैं। जब जैसे ही हमने इनको गति दी और इनका बीच में कोलिजन हो गया, एकदम से टकराव हुआ, तो क्या होगा कि दोनों में क्या होगा, दोनों एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे और आपको पता है कि वो दोनों एक दूसरे की तरफ एक बार से जैसे ही उनकी टकराव होगा ये दूसरी डायरेक्शन में मूव कर जाएंगी, है ना, ऐसा ही होता है ना। तो देखो ये क्या होगा कि जो MA है वो ये वाली A बॉल जो है वो B बॉल पर एक फ़ोर्स लगाएगी और B बॉल क्या करेगी, A बॉल पर एक फ़ोर्स लगाएगी। मैंने एरोस की डायरेक्शन से आपको बताया है कि ये फोर्स किस तरफ लगा रहे हैं। तो FAB यानी कि बॉल A से B पर लगाने वाला बल, ओके। और इसी तरीके से बॉल B भी लगाएगी, यानी कि FBA मैंने यहाँ यूज़ किया क्योंकि ये बॉल पर, कौन सी बॉल पर किस बॉल से फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है, वो भी इससे क्लियर हो जाएगा। यानी कि FBA का मतलब क्या है कि बॉल B जो है वो बॉल A पर कितना फोर्स लगाएगी। तो जैसे ही टकराव होगा दोनों एक दूसरे पर समान बल लगा रही हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही बल लगेगा एक दूसरे पर, ये अपनी गति को, ये जो क्या करेंगी, अपनी डायरेक्शन को बदल के और तुरंत जो है मूव कर जाएंगी। हमें ऐसा लगता है कि ये जो मूव करेंगी तो बॉल A जो है वो किस वेलोसिटी से जाएगी, वो अपनी अंतिम वेलोसिटी, यानी कि हम VA इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, जो ओके। और जो बॉल B है वो VB से मूव कर जाएगी, है ना। तो ये वापस से किसी किसी डायरेक्शन में मूव कर जाएंगी फोर्स लगने के बाद। जैसे इनका कोलिजन होगा तो हम ये जान गए कि ये दोनों बॉल्स जो हैं वो अपनी गति के साथ फिर दोनों किसी किसी डायरेक्शन में ये पहुंच गई, कोलिजन हुआ था इनका, ओके। तो ये बात हमें समझ में आई। अब हमें बताना है कि जो पहला मोमेंटम था, जो इनिशियली इनका जो मोमेंटम था वो क्या था, जो इनका प्रारंभिक संवेग हुआ करता था वो कितना था। यानी कि हमें यहाँ पर इनका मास और इनकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी, जो प्रारंभिक संवेग था, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ आ गया MA एंड UA, ओके। और इसी तरीके से यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ इनिशियल लिखा हुआ है, इसको आप कर लेंगे फाइनल मोमेंटम। So now we have initial momentum before collision and final momentum after collision. तो बिफोर कोलिजन इट इज़ MA इंटू UA, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। और फाइनल मोमेंटम के लिए हम क्या करेंगे, जो भाई हमारा अंतिम संवेग होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, अंतिम वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग जो होगा, यानी कि फाइनल वेलोसिटी को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो दैट मीन्स चेंज इन मोमेंटम। अगर हम चेंज इन मोमेंटम देखें तो हम जो लास्ट वाली इसकी संवेग, इसकी जो वेलोसिटी थी उसमें से इनिशियल वाली वेलोसिटी और प्रोडक्ट, इस मास के साथ जो इसका प्रोडक्ट है, इनको हम माइनस कर दें, MA VA माइनस MA UA कर दें। तो इसका मतलब क्या होगा कि MA हमने कॉमन ले लिया, दैट इज़ अंदर जो है ब्रैकेट में हमको VA माइनस UA मिलेगा, ओके। नाउ coming to the next part, force is proportional to the rate of change of momentum. rate of change of momentum, इसको ध्यान रखें। तो हमें पता है कि चेंज इन मोमेंटम अभी हमने सॉल्व किया था कि MA इंटू VA माइनस UA होगा। और अगर हम फोर्स की बात करें तो हम फोर्स निकाल रहे हैं AB, फोर्स AB वाला, यानी कि बॉल A से बॉल B पर लगने वाला फोर्स, ठीक है। जब कॉलिजन होगा उस टाइम पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, यानी कि ये हमारा चेंज इन मोमेंटम। अब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है तो ये किसके रिस्पेक्ट में है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में चलेगा, तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा T से, तभी तो ये रेट कहलाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये हमारा फोर्स हो गया। सेम इसी तरीके से हम FBA भी निकालेंगे, यानी कि बॉल B से बॉल A पर लगने वाला फोर्स। सेम इसी तरीके से ये भी हम निकालेंगे ऐसे, MB दैट इज VB माइनस UB and it will be divided by T also, okay, that is time. So now according to the second law of motion, हमारा जो second law of motion है, गति का जो दूसरा नियम है, वो क्या कहता है, the force is directly proportional to the rate of change of momentum. यानी कि फोर्स जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि तीसरे लॉ के अनुसार हमें पता है कि एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जितना एक्शन उतना ही रिएक्शन। तो हमें पता चला कि भाई FAB इज इक्वल्स टू FBA, यानी कि ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो इक्वल हैं, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भी हैं। इस वजह से FBA क्या हो गया, नेगेटिव हो गया।
ठीक है, इस पॉइंट को याद रखें कि एफ ए बी इज इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए। इसका मतलब ये है कि दोनों जो हैं सेम तो हैं, इक्वल फोर्सेस तो हैं, बट दे आर अपोजिट ऑल्सो। ओके, ये हमारा क्वेश्चन भी है। इसके बाद हमें पता चल गया कि ये नेगेटिव है, और अगर हम एफ ए की बात करें तो ये सॉल्व किया था हमने, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टी यानी टाइम। तो एम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन टी इज इक्वल्स टू माइनस एम बी इंटू वी बी माइनस यू बी अपॉन टी। फ्रॉम हेयर वी विल गेट दैट टी यानी कि टाइम जो है वो बोथ साइड्स कैंसिल आउट होगा, और हमें ऊपर जो हमारे टर्म्स हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट इज एम ए मल्टीप्लाई बाय वी ए एंड ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय यू ए, दैट इज एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी। डिफरेंट साइंस यहाँ प्लस हो जाएगा और ये माइनस रहेगा। ठीक है, इनको हम करेक्ट करके इस तरीके से एक एक्सप्रेशन प्राप्त करेंगे। ये जो एक्सप्रेशन रहेगा दैट इज एम ए वी ए एम बी वी बी ये प्लस और इज इक्वल्स टू एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि हमें पता है कि एफ ए बी हमें यहाँ से प्राप्त हुआ और एफ बी ए हम पहले एक्सप्रेशन सॉल्व कर चुके हैं, तो इसे हमने सॉल्व कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। एम ए वी ए और एम बी वी बी जो है वो क्या क्या है, ये फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल ए है। ये फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल ए है, क्योंकि यहाँ पे हमने फाइनल वेलोसिटी यूज़ की है। इसी तरीके से ये क्या होगा, फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल बी, क्योंकि हमने अब वेलोसिटी वी भी यूज़ कर रहे हैं, इससे ध्यान रखिए। इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल ए एंड एम बी यू बी इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल बी। करेक्ट, आगे चलते हैं। सो टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन के बाद यानी कि कॉलिजन के बाद जो टोटल इसका मोमेंटम होगा वो किसके बराबर होगा, वो टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन के इक्वल होगा। दैट मीन्स टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स अनचेंज्ड और कंजर्व्ड प्रोवाइडेड नो अदर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम। ओके, सो समरी क्या रही हमारी आज की जो वर्कशीट है और हमारा जो आज का टॉपिक था, दैट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द कॉलिजन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। यानी कि जो संवेग का संरक्षण का नियम है वो कब यूज़ हो रहे हैं, हम जब किन्हीं दो चीज़ों के बीच में टकराव या कॉलिजन होता है उस समय पर। एंड सेकेंड पॉइंट इज द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स सेम एंड दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी कि जो सिस्टम है इसके अंदर हमारा जो टोटल मोमेंटम है वो हमेशा सेम रहता है, एंड इसी को ही हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट इज संवेग का संरक्षण का नियम। ठीक है बच्चों, हम आ जाते हैं सीधा अपने क्वेश्चंस पर। सो राइट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग के संरक्षण का नियम हमें बताना है। तो इसकी डिफाइन आप लिख सकते हैं इस पैराग्राफ से कि ये क्या होता है, संवेग संरक्षण का नियम। ओके, इस तरीके से इंग्लिश स्टूडेंट भी अपने आंसर को, इस डिफाइन को यहाँ से लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन दोनों एक जैसे ही इनमें एक्सप्लेन करना है, इसे हम करते हैं बाद में, और उससे पहले हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है कंप्लीट द इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज अलोंग स्ट्रेट लाइन। और यानी कि दिए गए संवेग के समीकरण को पूर्ण करना है। हमें अभी दिया ही हुआ है, ऊपर भी दिया हुआ है और अभी हमने स्लाइड से भी किया कि यहाँ पर हमें क्या फिल करना होगा। ये देखिए इधर से फिल हो जाएगा एम ए यू ए एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, ये सबको क्लियर होगा। ठीक है, ये हमारा समीकरण है। फिफ्थ जो है, ड्यूरिंग कॉलिजन बॉल ए एक्सर्ट्स फोर्स ए एफ ए बी ऑन बॉल बी एंड बॉल बी एक्सर्ट्स फोर्स डैश ऑन बॉल ए, द टू फोर्सेस मस्ट बी डैश एंड डैश टू ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि तब जो दो गेंदें टकराने पर, यानी कि गेंद ए के द्वारा गेंद बी पर लगाया गया बल एफ ए बी और गेंद बी के द्वारा गेंद ए पर लगाया गया बल, वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, तो बच्चों ये दोनों फोर्सेस क्या होंगे, वो एक दूसरे के समान होंगे, इक्वल समान होंगे, और साथ ही साथ वो अपोजिट भी होंगे। अपोजिट यानी कि विरोधी या विपरीत भी होंगे, क्योंकि हमने किया था कि एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए बट इन नेगेटिव। ओके, तो ये इसका मतलब क्या है कि दोनों इक्वल तो हैं, समान तो हैं, पर ऑपोजिट भी हैं, विपरीत भी हैं। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और 3। वाई डज एन एयर फिल्ड रबर बलून स्विंग हियर एंड देयर व्हेन एयर एस्केप्स फ्रॉम द माउथ ऑफ इट।
हवा से भरे गुब्बारे की हवा निकलने पर वो तेज़ी से इधर उधर क्यों भागता है? वाई अ रॉकेट मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन इग्निशन, रॉकेट में आग लगाने पर वह तेज़ी से ऊपर की ओर क्यों उठता है? ठीक है, तो देखते हैं इनके आंसर्स क्या होंगे। दोनों की एक्सप्लेनेशन सेम सी हैं, इसलिए मैंने इकट्ठे ही लिखा है। So for English medium we can write when air is released from a balloon it comes out with a force and according to the third law of motion air exerts same force on the balloon in forward direction so it moves here and there। यानी कि जब भी हम बलून से जो एयर है उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं तो एयर जो वो एकदम से उसके माउथ से बिल्कुल फोर्स देकर निकलती है और दैट फोर्स जो है वो उसको मूवमेंट देता है। जैसे कि हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा किसी भी एक्शन के लिए। सेम रीज़न इज़ फॉर एन रॉकेट। फॉर अ रॉकेट दिस हैपन्स अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन द रॉकेट इज इग्नाइटेड it releases gases in backward direction with force। gases also exert a same force on the rocket in forward direction। होगा क्या कि जब रॉकेट को इग्नाइट करेंगे तो वो गैसेस को रिलीज करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, उसी फोर्स से जो गैसेस हैं वो उसके ऊपर फोर्स डालेंगी और रॉकेट को आगे की तरफ मूवमेंट देंगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स देंगी। ओके, इसी प्रकार हिंदी मीडियम के लिए भी हम देखेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हवा से भरे गुब्बारे की हवा जब बाहर की तरफ जाती है तो यह गति के तीसरे नियम के अनुसार गुब्बारे पर आगे की तरफ समान मात्रा में बल लगाती है जिससे कि गुब्बारा आगे की ओर या इधर उधर दाएं बाएं घूमता रहता है जब तक उसकी जो हवा पूरी तरह से नहीं निकल जाती। और थर्ड में भी हम लिखेंगे कि रॉकेट से जब आग और गर्म गैसें जो है वो बाहर निकलती हैं, नीचे की तरफ से निकलती हैं, तो गति के तीसरे नियम के अनुसार ये रॉकेट को ऊपर की तरफ भेजेंगी, है ना। तो दोनों तरफ से बल समान रूप से लगेगा लेकिन विपरीत दिशा में, जिससे कि रॉकेट ऊपर की तरफ चला जाता है। सो दिस वाज आवर वर्कशीट एंड आपको लगा होगा कि जो है थोड़ा सा लंबा हो गया है वर्कशीट का वीडियो आज, लेकिन आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा ये टॉपिक, अब आप भूलेंगे नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो and comment me all your doubts।